गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मनु, जो कि सभ्यता के प्रवर्तक माने जाते हैं और मनुस्मृति के रचनाकार हैं, उनके द्वारा परराष्ट्र नीति के अंतर्गत बताए गए उपायों और परराष्ट्र नीति के व्यवहारिक रूप, गुप्तचर व्यवस्था आदि के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उपायों पर प्रकाश डालते हैं। अन्य भारतीय आचार्यों की भांति ही मनु ने भी 4 उपायों के बारे में बताया है। उपाय वे साधन या तरीके हैं जिनका विदेश नीति के सफल संचालन के लिए आवश्यकता है, यानी वह साधन या तरीका जिसे विदेश नीति के सफल संचालन के लिए अपनाया जाता है, वे उपाय हैं। उपाय 4 प्रकार के बताए गए हैं: साम, दाम, दंड और भेद। साम का मतलब है सामने वाले को समझा बुझाकर या प्रेम प्रदर्शन करके या उसको सम्मान देकर अपने पक्ष में करने का प्रयास करना। ये नीति सामान्यतः जो निर्बल विपक्षी होता है उसके संदर्भ में ही अपनाई जाती है। तो साम का अर्थ क्या है? सम्मान देना, प्रेम प्रदर्शन या समझा बुझाकर विपक्षी को अपने पक्ष में कर लेना। नेक्स्ट है दाम। दाम क्या होता है? यानी विपक्षी या सामने वाले को प्रलोभन देना, उसको सहायता देकर, प्रलोभन देकर अपने अनुकूल बना लेना, यह होता है दाम। तीसरा जो उपाय मनु ने बताया है वह है दंड। दंड चौथा उपाय है। तीसरा जो उपाय है वो है भेद। भेद का अर्थ होता है फूट डालना। क्या अर्थ होता है भेद का? फूट डालना। और मनु का मानना है कि अगर कोई सबल हो, शत्रु राजा शक्तिशाली हो, तो उसके प्रति भेद की नीति को अपनाया जाना चाहिए। भेद यानी फूट डालना, और ये फूट भी 2 प्रकार से डाली जा सकती है। एक तो सबल राजा और उसके जो मित्र राज्य हैं उनके बीच में फूट डालना, और दूसरा सबल राजा और उसकी जो प्रकृतियां हैं, यानी अमात्य, मंत्री और सेनापति आदि के बीच फूट डालना, ताकि जो सबल शत्रु राजा है वो निर्बल हो जाए। तो तीसरा उपाय है भेद। चौथा उपाय है दंड। दंड का क्या अर्थ है? युद्ध करना। मनु ने कहा है कि दंड का अनुसरण तभी किया जाना चाहिए जबकि अन्य 3 उपाय कौन कौन से? साम, दाम, भेद, दंड आदि सार्थक सिद्ध ना हो। साम, दाम, भेद सार्थक सिद्ध ना हो तो अंत में दंड का सहारा यानी युद्ध का सहारा लेना चाहिए। तो इसलिए अगर आवश्यकता पड़े और ऊपर वाले तीनों उपाय साम, दाम, भेद असफल सिद्ध हो जाएं, उसी परिस्थिति में युद्ध यानी दंड का सहारा लिया जाना चाहिए। यानी इस उपाय को अंतिम रूप में अपनाना चाहिए, क्योंकि दंड से स्वयं राजा को भी कुछ क्षति उठानी पड़ती है। तो यानी मनु ने कहा है कि राजा को साम, दाम, भेद की नीति का एक करके या सम्मिलित रूप से प्रयोग करके विपक्षी राज्यों को जीतने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन युद्ध द्वारा यह प्रयास नहीं करना चाहिए। जब तीनों ही उपाय विफल हो जाएं तो ऐसी ही परिस्थिति में युद्ध अनिवार्य होता है। उपरोक्त जो 3 उपाय हैं साम, दाम, भेद अगर असफल सिद्ध हो जाएं या उनसे कार्य सिद्ध ना हो, तभी दंड यानी युद्ध का सहारा लिया जाना चाहिए।
तो साम का अर्थ है सम्मान देना, प्रेम पूर्वक या समझा बुझा कर विपक्षी को अपने पक्ष में लेना। दाम यानी प्रलोभन से विपक्षी को पक्ष में करना। भेद यानी फूट डालना। और दंड का अर्थ है युद्ध, किंतु युद्ध को अंतिम उपाय के रूप में ही काम में लिया जाना चाहिए, ऐसा मनु का मानना है। अब हम चर्चा करेंगे मनु की परराष्ट्र नीति और राजनीति यानी कूटनीति आदि का व्यवहारिक रूप में परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक संचालन में मनु ने किस प्रकार दूत व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के महत्व को स्वीकार किया है। कौन कौन सी दो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं बताई हैं मनु ने परराष्ट्र संबंधों के व्यवहारिक संचालन में? पहली तो दूत व्यवस्था और दूसरी गुप्तचर व्यवस्था। तो जो दूत व्यवस्था है वह आवश्यक होती है राज्यों को मैत्रीपूर्ण या अमैत्रीपूर्ण संबंधों को निभाने के लिए। किस प्रकार कोई राज्य अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण एवं अमैत्रीपूर्ण संबंधों को निभाता है, उसका आधार दूत ही होते हैं। दूत ही शत्रु से मेल करा सकता है और दूत ही शत्रुओं के बीच विग्रह यानी युद्ध करा सकता है। यानी दूत ही मित्रता करवा सकता है, शत्रु से मेल करवा सकता है और दूत ही युद्ध करवा सकता है। इसलिए दूत की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए मनु ने दूत के लिए कुछ आवश्यक योग्यताएं निर्धारित की हैं, जैसे दूत को शास्त्रों का विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए, उसका हृदय शुद्ध होना चाहिए, उसको चतुर होना चाहिए, कुलीन होना चाहिए और जानने की क्षमता या जिज्ञासा उसमें होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त राजा के प्रति ईमानदारी, राज्य के प्रति ईमानदारी और राजा के प्रति गहरी निष्ठा होना चाहिए, ताकि वह शत्रु राजा द्वारा दिए गए प्रलोभन का शिकार ना हो सके। तो इस प्रकार दूत की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मनु ने दूत की कुछ योग्यताएं निर्धारित की हैं। दूत का राज्य की व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरे राज्यों के साथ संबंध स्थापित करने में दूत की महत्वपूर्ण भूमिका है। अब हम चर्चा करते हैं गुप्तचर व्यवस्था की। मनु ने गुप्तचर व्यवस्था को भी राज्य के संचालन के लिए, राज्य के व्यवहारिक संचालन के लिए आवश्यक बताया है। दूत के साथ साथ गुप्तचर को भी आवश्यक बताया है और कहा है कि गुप्तचर दूसरे राज्य की व्यवस्था, कैसी दूसरे राज्य की व्यवस्था है और दूसरे राज्य के पास किस प्रकार की शक्ति है या दूसरे राज्य की क्या दुर्बलताएं हैं आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और अपने राजा को पहुंचाता है। गुप्तचरों का यह भी काम होता है कि वह अपने राज्य में अगर कोई अन्य गुप्तचर काम कर रहे हैं तो उन गुप्तचरों का पता लगाए और उन गुप्तचरों की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में राजा को सूचित करे। गुप्तचरों का कार्य निश्चित रूप से काफ़ी कठिन होता है, फिर भी गुप्तचर जो होते हैं वो जो योग्य गुप्तचर होते हैं वो इस भूमिका को अच्छे ढंग से निभाते हैं। तो दूत और गुप्तचर को बहुत ही योग्य होना चाहिए, उसको शुद्ध हृदय होना चाहिए, राज्य और राजा के प्रति उसमें गहरी निष्ठा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, शास्त्रों का उन्हें ज्ञान होना चाहिए और उनमें जिज्ञासा होनी चाहिए, उनमें चातुर्य होना चाहिए। ये सब दूत और गुप्तचर की आवश्यक योग्यताएं भी हैं। धन्यवाद।